वेलकम बैक टू एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सभी की पढ़ाई अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि तुम सभी को पता है कि हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज चल रही है और एग्जाम बूस्टर सीरीज में ऑलरेडी हम आपको 3 यूनिट्स कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 4 एंड ये पर्टिकुलर यूनिट है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में आपने देखा होगा हम लोगों ने ऑर्गेनिक ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी। लास्ट क्लास जो था वो हमारा ऑर्गेनिक का बेसिक प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग था, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है दैट इज आल्सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। अब हम फाइनली मूव ऑन करने जा रहे हैं अपने ऑर्गेनिक के सेकेंड टॉपिक पे एंड हमारा ऑर्गेनिक का सेकेंड टॉपिक रहता है स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो मैं तुम्हें पहले से ही बता दूं, स्टीरियो केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको ज्यादातर बच्चे समझते हैं कि भैया ये बहुत ही ज्यादा टफ टॉपिक है। एक्चुअली ये टफ टॉपिक है। आपका लास्ट चैप्टर इसके कंपैरिजन में मैं बताऊं तो बहुत ही ज्यादा इजी था। ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा टफ लेवल का है। अगर आपने इसके लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे और आपने ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया है तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये रिविजन क्लास देखने से पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एटलीस्ट आप इस चैप्टर को बेसिक से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से तो नहीं बताने वाली। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आने के लिए 100% बेसिकली इंपॉर्टेंट होंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें यहाँ पे करवाऊंगी और ये पूरी पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, जहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे टैप करेंगे और टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। एंड टेलीग्राम पर यहाँ पे होने वाली सभी क्लासेस की तुमको पीपीटी रिसीव हो जाएगी। अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो आप बेसिक्स देख सकते हो। मैंने बेसिक्स करवा रखा है, लेकिन मेरी क्लासेस ऐप पर हैं तो आप ऐप पर जाकर के देख सकते हो। यहाँ पर एग्जाम बूस्टर सीरीज जो कि हमारी एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैं आज लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज कायरलिटी, गिव वन एग्जांपल। चलो भाई, हमें एक्सप्लेन करना है कि कायरलिटी होती क्या है, एक एग्जांपल के साथ इसको समझाना है। तो कायरलिटी मतलब क्या? मैम पहली बात तो कायरलिटी ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है। अब कायरलिटी कब बेसिकली मानते हैं मैम? कायरल कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड कायरल तब होगा जब एक आपके पास में कार्बन एटम हो और वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी मैं लास्ट क्लासेस में कई बार बता चुकी हूं तुम्हें। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और 4 बॉन्ड बनाते हैं ये कार्बन, लेकिन इस तरीके से ये 4 बॉन्ड बनाए कि चारों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट इसके पास जुड़े हों, यानी 4 बॉन्ड इसके 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स के थ्रू जुड़े हो, तब इस टाइप को हम क्या बोलते हैं मैम? इसको हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कायरलिटी। तो कायरलिटी की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो बेटा तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे? पूरा आंसर लिख के दिखा दे रही हूं, सेम आंसर तुमको तुम्हारे एग्जाम में लिखना है। देख लो भाई, तो कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मॉलिक्यूल, इज अ प्रॉपर्टी। कायरलिटी हमारे पास में क्या है? Chirality is a property of any organic molecule अब कोई भी कंपाउंड कायरल कब कहा जाएगा मैम? अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हो, तब हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कायरल कंपाउंड बोलेंगे। तो हम यहां पर सिंपली लिख सकते हैं, अ कंपाउंड इज सेड टू बी कायरल, a compound is said to be chiral if it is sp3 hybridized, if it is sp3 hybridized and all the 4 substituents attached with all 4 different substituents, तब हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं मैम? तब आप उस कंपाउंड को कायरल कंपाउंड बोलते हो। और उस कार्बन को क्या बोला जाता है मैम? उस पर्टिकुलर कार्बन को तब हम कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। यानी फिर से मैं एक जनरल भाषा में आपको समझा देती हूँ, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड ही बना रहा है कार्बन, लेकिन 4 अलग अलग लोग कार्बन पे आकर जुड़ गए हैं, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलेंगे और ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे कायरल कंपाउंड। एंड दिस फिनोमेना इज व्हाट मैम? दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज कायरलिटी। इतनी बातें समझ में आई? इस फिनोमेना को हम कायरलिटी बोलते हैं। फॉर
और एग्जाम्पल, अगर आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊं तो देखिएगा बेटा, लेट अस सपोज हमारे पास में कार्बन है। अब एक बार कार्बन से जुड़ा है फ्लोरीन, एक बार जुड़ा है क्लोरीन, एक बार जुड़ा है ब्रोमीन, एक बार जुड़ा है आयोडीन। पहली बात तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 4, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन। दूसरी चीज देखो, चारों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैं यहाँ पे क्या दिख रहे हैं मैम, ऑल 4 डिफरेंट कार्बन हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, ऑल 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं मैम, यहाँ पे ना चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे अलग अलग हैं। तो पर्टिकुलरली इस कार्बन को क्या बोलेंगे मैम, इस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन। और क्योंकि ये कार्बन कायरल कार्बन है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। ये स्टार इसकी कायरलिटी को शो कर रहा है। गॉट इट। तो इस फिनोमिना को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इस फिनोमिना को मैम, इस फिनोमिना को बोला जाता है कायरलिटी। कायरलिटी का अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूं तो कायरल हमें कब पता चलेगा कि कोई कंपाउंड कायरल है या कोई कंपाउंड कायरल नहीं है, हम कैसे मानेंगे कि कोई कंपाउंड कायरल है या नहीं है मैम, ऑब्वियस सी बात है उसके चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होने चाहिए। लेट अस सपोज वी हैव ए बी सी डी और हम बोल रहे हैं कि ये कंपाउंड कैसा है मैम, ये कंपाउंड कायरल है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि मैम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है मैम, सीधी सी बात है यहाँ पे कायरल सेंटर जो है वो आपका प्रेजेंट है। क्या बोलोगे बेटा मैम, सिंपली हम बोलेंगे कि यहाँ हमारा कायरल सेंटर प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो बेटा सेंटर ऑफ सिमिट्री तो होनी ही नहीं है, सेंटर ऑफ सिमिट्री के साथ यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमिट्री भी नहीं होनी है। जब ना सेंटर ऑफ सिमिट्री हो ना प्लेन ऑफ सिमिट्री हो तो आपका कंपाउंड कैसा होता है मैम, हमारा कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जितने भी कायरल कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं मैम, जितने भी कायरल कंपाउंड होंगे ना वो सारे के सारे आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ये भी कायरल कंपाउंड था तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बेसिकली हो गया। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल तुम लोगों को समझाती हूँ। लेट अस सपोज कुछ ऐसा एग्जांपल है, इधर है H, इधर है H, इधर है OH, और सॉरी H नहीं है इधर, इधर लेट अस सपोज हम कुछ और ले लेते हैं। लेट अस से इधर हम ले लेते हैं बेसिकली CH2OH। अब इधर हम बेसिक यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन। कार्बन है, इससे कोई दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा है, मान लो कोई भी एक्स मॉलिक्यूल जुड़ा है। तो ये बीच वाला कार्बन के बारे में बताऊं अगर मैं, तो देखो चारों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, इधर H है, इधर OH है, इधर कोई डिफरेंट कार्बन है, इधर कोई डिफरेंट कार्बन है, यानी चारों सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कैसे हैं मैम, अलग है। तो ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड हो जाएगा मैम, ये कंपाउंड हमारा कायरल कंपाउंड हो जाएगा। एंड दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन रिगार्डिंग कायरलिटी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द कायरलिटी। ठीक है, चलिए अगली सवाल पे मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। चलो अब हमारे अगले सवाल में क्या करना है मैम, आपको बताना है हमें कि इनेंशियोमर्स क्या होते हैं एंड डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। जल्दी से बता दीजिए मुझे, व्हाट इज इनेंशियोमर एंड व्हाट इज डायस्टीरियोमर, कैसे पता चलेगा हमें क्या इनेंशियोमर है क्या डायस्टीरियोमर है। सबसे पहले हम किसको एक्सप्लेन कर दें, चलो इनेंशियोमर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम इनेंशियोमर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो बताइए मुझे इनमें क्या डेफिनेशन में लिखूं, व्हाट शुड आई राइट एज अ डेफिनेशन इन इनेंशियोमर्स। तो ये लिखेंगे मैम, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। व्हाट आर इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स ऐसे कंपाउंड होंगे जो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल तो होंगे लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, मतलब सुपर इम्पोज तो बिल्कुल नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंपली कि दीज कंपाउंड्स, yeah, these are those compounds which are non superimposable mirror images of each other। मतलब ये कैसे सब्स्टिट्यूएंट होंगे, मतलब मैम ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होंगे जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज तो नहीं करेंगे, एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे लेकिन एक दूसरे की क्या बना रहे होंगे मैम, एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे होंगे। तो ये लोग क्या हो जाएंगे मैम, इनको बेसिकली हम इनेंशियोमर्स बोल देंगे। इनके मैम एग्जाम्पल बता दीजिए कि क्या इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल से रिलेटेड कई बार सवाल आ सकता है, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल इनका बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग COOH, यहाँ पे कार्बन है, इधर है H और इधर हमारे पास क्या है OH है। सिमिलरली हमारे पास इधर कार्बन है,
इधर H है और इधर क्या है मैम, इधर हमारे पास OH है। एंड यहाँ पर क्या आ गया अगेन मैम, यहाँ पर आपके पास आ गया C OH। चलो एक और कंपाउंड बनाती हूँ मैं, दिस इज COOH। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अच्छा अब यहाँ पे हमारा OH है, इधर हमारा H है, फिर यहाँ पे भी फर्दर हमारा OH है, यहाँ पे H है और इधर दोबारा से COOH है। इन दोनों मोलिक्यूल को देखो और मुझे बताओ कि इनमें क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर हियर, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। मैम देखिए, अगर आप इन दोनों मोलिक्यूल के बीच में एक मिरर बना देते हो, क्या बना देते हैं, हमने इन दोनों मोलिक्यूल के बीच में एक मिरर बना दिया, ओके, क्या ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे? मैम सुपर इम्पोज मतलब जैसे कि मेरा ये वाला हाथ है, अब मैंने अपने इस वाले हाथ को क्या करा, ऐसे करके रखा, क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं? सुपर इम्पोज का मतलब ऐसे रखा और बिल्कुल सब एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाए। तो इस थंब की मिरर इमेज नहीं दिख रही, तो इस तरीके से मेरे दोनों हाथ नॉन सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन अगर मैं इस हाथ को ऐसे रखूं, इस हाथ को ऐसे और ऐसे मिला दूं, थंब को थंब दिख रहा है, फिंगर्स को फिंगर्स दिख रही है, यानी अब ये क्या कंडीशन होगी, सुपर इम्पोजेबल की। क्या इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं तो क्या बिल्कुल सेम है ये? मैम थोड़ी गड़बड़ है, इसमें H राइट साइड में है, इसमें H लेफ्ट साइड में है, इसमें H इधर है, इसमें H इधर है, यानी सुपर इम्पोजेबल तो नहीं है। यानी ये कंपाउंड दोनों जो है वो कैसे है मैम, ये जो दो कंपाउंड आपको दिए हुए हैं ना, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल आपने बनाए हैं। हमने इन दोनों कंपाउंड को कैसा बनाया है बेटा, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है। बट क्या इन दोनों को एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है? मैम देखिए, COOH को COOH दिख रहा है, OH को OH दिख रहा है, इस OH को इस OH, ये वाला OH दिख रहा है, इसको ये दिख रहा है, यानी मिरर इमेज तो दिख रही है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल तो मैम है, लेकिन ये क्या बना रहे हैं मैम, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने के बाद भी ये मिरर इमेजेस बना रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल हो लेकिन स्टिल एक दूसरे की मिरर इमेजेस बना रहे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है मैम, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चे ऐसे कंपाउंड को? मैम इस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। तो बेटा ये हमारे पास में क्या हो गए, दोनों के दोनों, मैम ये दोनों हमारे पास में जो बनकर के रेडी हो गए हैं, दीज आर इनेंशियोमर्स। बताइए, इज इट फाइन फॉर यू? क्या ये हमारे पास इनेंशियोमर्स हैं? समझ में आ रहे हैं आपको? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या होते हैं इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, अब हमें समझना बाकी है। तो दैट इज ऑल अबाउट इनेंशियोमर्स। चलो जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। अगली हेडिंग डालिए डायस्टीरियोमर्स। तो भाई डायस्टीरियोमर्स के लिए आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? मैम हम सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे कि दीज आर दोज आइसोमर्स which are non-superimposable, which are non-superimposable and non-mirror images of each other। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होगा मैम, ऐसे दो कंपाउंड जो ना तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करें और ना ही एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएं, उन कंपाउंड को हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। देखो इनेंशियोमर्स में सुपर इम्पोज तो वो भी नहीं कर रहे थे, लेकिन एटलीस्ट वो मिरर इमेज तो बना रहे थे। यहाँ पर तो ना सुपर इम्पोज करेंगे ना ही मिरर इमेज बनाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इनको क्या बोलते हैं मैम, इनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। अच्छा डायस्टीरियोमर्स की अगर मुझे एग्जाम्पल्स लिखने हो तो मैं क्या लिखूंगी? बिल्कुल सेम उसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं तुम्हें। देखो COOH, C इधर H है, इधर OH है, सिमिलरली इधर हमारे पास H है, इधर OH है, और अगेन यहाँ हमने क्या लिख लिया, COOH लिख लिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस से COOH कार्बन कार्बन। इधर हमने बेटा ले लिया है H और इधर हमने ले लिया है OH। फर्दर इधर हमने OH लिया है, इधर हमने H लिया है, ये बिल्कुल सेम वही है COOH। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो अलग अलग मोलिक्यूल बनाए हैं। अब दोनों मोलिक्यूल के बीच में हम क्या रख रहे हैं, दोनों मोलिक्यूल के बीच में मैम आप एक बड़ा सा प्लेन मिरर रख दे रहे हो। क्या रख रहे हैं बेटा हम? मैम दोनों मोलिक्यूल के बीच में ना आप रख दे रहे हो एक मिरर। अब मुझे देख के बताओ, क्या ये दोनों मोलिक्यूल एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे? मैम सुपर इम्पोजिबिलिटी तब आती है जब हमारे पास ये कंडीशन हो, यानी हर किसी को एक एक चीज दिख रही हो। बेसिकली COOH तो है, ये भी सुपर इम्पोज कर रहा है, लेकिन देखिए ये वाला कार्बन इधर OH इस साइड है, इधर हाइड्रोजन इस साइड है, सुपर इम्पोज तो भाई नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। क्या ये मिरर इमेज है? देखते हैं, ये दोनों को एक दूसरे की इमेज दिख रही है, लेकिन मैम इधर है OH और इधर है हाइड्रोजन,
अगर ये मिरर इमेजेस होते तो ये OH भी यहाँ नहीं बना होता, ये OH यहाँ नहीं बना होता, यहाँ होता, तो ये दोनों मिरर इमेज हो जाते। लेकिन अभी देखो इस OH को ये हाइड्रोजन दिख रहा है, तो क्या ये मिरर इमेज है? नहीं मैम, दे आर नॉन मिरर इमेजेस। मतलब ना तो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ना एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये कैसे हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। पहली बात तो मैम कि ये हमारे पास में नॉन सुपर इम्पोजेबल थे। नॉन सुपर इम्पोजेबल के अलावा क्या था मैम इनमें? ये आपके नॉन मिरर इमेजेस थे। कैसे थे मैम? ये थे हमारे पास में नॉन मिरर इमेजेस, यानी ना तो सुपर इम्पोज करवा पा रहे थे, ना मिरर इमेजेस बनवा पा रहे थे। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बेटा बोला जाता है डायास्टीरियोमर्स। ठीक है बेटा, इनको क्या बोलेंगे मैम? इनको हम डायास्टीरियोमर्स के नाम से जानते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि इनेंशियोमर्स क्या होते हैं और डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं। इन दोनों के बारे में तुम्हें एक आइडिया लग चुका होगा एंड प्रॉपरली तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करें। आगे अब हम आ चुके हैं व्हाट इज अ मीजो कंपाउंड। ओके, ये भी हमारे पास में थोड़ा सा ट्रिकी है कि भाई अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है व्हाट इज अ मीजो कंपाउंड। चलिए बताइए मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? हम कैसे बताएंगे कि कोई कंपाउंड मीजो कंपाउंड है? तो मीजो कंपाउंड ना हमारे पास में एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है। कैसे मैम स्पेशल? बेटा जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है वो ऑप्टिकली कैसा होगा मैम? एक्टिव होता है। अगर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन इनमें से कुछ भी अगर एक है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। मीजो के बारे में पूछा गया है तो ध्यान रखना, मीजो कंपाउंड एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, इनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, प्रेजेंट होने के बाद भी ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ये इनका सबसे बड़ा एक्सेप्शन था, इसी वजह से इनको स्पेशल केस बोला जाता है। अब बेटा मैं यहाँ पे जो टर्म्स यूज कर रही हूँ, जो चीजें बता रही हूँ, मैं यही सोच के यही अज्यूम कर रही हूँ कि तुम लोगों को ये चीजें आती होंगी। आई होप तुम लोगों को ये बेसिक लेक्चर आता होगा। इन केस कोई भी बच्चा ऐसा मुझे देख रहा है जो मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ उसको समझ में नहीं आ पा रहा है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैम ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने क्या बोला, तो अगर तुम्हें ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही तुमको करवा रही हूँ। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ तुमको ये सब आता है, इसीलिए मैं उसके आगे की चीजें बता रही हूँ। अगर इन केस तुम में से किसी भी बच्चे को ना आता हो तो कमेंट कर देना। अगर मुझे ज्यादा कमेंट्स दिखते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक पूरे स्टीरियोकेमिस्ट्री की इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगी, जिसमें एक पूरा चैप्टर मैं तुम्हें एक वीडियो में समझा दूंगी। लेकिन ये तभी करूंगी मैं अगर तुम लोगों में से ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो। ठीक है, तो मुझे जैसा भी हो कमेंट करके बता देना। अभी के लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुमको आता है ये चीजें। तो मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन हमें लिखनी होगी, तो हम लिखेंगे दीज आर द special types of compounds तो हम क्या लिखेंगे? मीजो कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स, बताइएगा मीजो कंपाउंड किस प्रकार के कंपाउंड होते हैं? इन विच कायरल सेंटर आर प्रेजेंट, इन विच कायरल सेंटर आर प्रेजेंट, मतलब इनमें कार्बन हमें मिलता है जो कि कैसा होता है? कायरल होता है। सो वी विल सिंपली राइट इन विच कायरल सेंटर क्या होते हैं मैम? कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कायरल सेंटर प्रेजेंट होने के बाद भी ये क्या शो करेंगे मैम? ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट डिस्पाइट हैविंग कायरल सेंटर्स, despite having chiral centers they shows optical inactivity। इसी वजह से इनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे मीजो कंपाउंड। ये बेसिकली क्या शो करते हैं मैम? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और ये हमें बेसिकली क्या शो करेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। लेकिन हम कैसे मान लें? हमें तो मैम आप थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताइए कि मीजो कंपाउंड क्या होता है। और याद रखना अगर शॉर्ट में ऐसी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है तो विद एग्जाम्पल ही आपको एक एक चीज समझा के आनी होगी। तो कोई भी डेफिनेशन विदाउट एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन नहीं करिएगा, प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन करिएगा
आप एग्जाम्पल्स के साथ। तो अगर आपको इसमें एग्जाम्पल लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ बी आर, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इस साइड हाइड्रोजन जुड़ा है, इस साइड हमारा OH जुड़ा है। सिमिलरली कार्बन है, इधर हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पर क्या जुड़ा है मैम, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है। अब मैं फिर से एक और चीज करती हूँ कि कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन एंड अगेन यहाँ पर तुम्हारा क्लोरीन, फिर से कार्बन है, यहाँ जुड़ा है हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ा है OH एंड फिर से आपके पास में ये जुड़ा है Br। मुझे बताना जरा इस कंपाउंड में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें कहीं भी नजर आ रही है? मैम प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, बाय चांस अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। लेट अस सपोज हमने एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाया, अब इस ट्रायंगल को क्या किया, अब इस ट्रायंगल को हमने बीच में से ऐसे काट दिया। अगर मैंने इसको बीच में से काटा तो क्या इस ए को इस बी की मिरर इमेज दिखेगी? हाँ मैम दिखेगी, जैसा ये है वैसा ही है, जैसा ये हिस्सा है वैसा ये हिस्सा है, दोनों को क्या दिख रहा होगा, दोनों को एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही होगी। तो बीच में से हमने ये जो प्लेन पास किया है इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि बीच में से हमने प्लेन पास किया और दोनों हिस्सों को एक दूसरे की मिरर इमेज दिखे, दैट इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या कहीं दिख रही है, नजर नहीं आई? चलो मैं दिखाती हूँ। लेट अस सपोज हमने यहां से एक बीच में प्लेन पास किया, हमने बीच में यहां से क्या किया है, एक प्लेन पास किया है। अब देखो क्या अब नजर आई मैम, थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। देखिए इस क्लोरीन को इस क्लोरीन की मिरर इमेज दिख रही है, इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज दिख रही है, इस कार्बन को ये कार्बन दिख रहा है। सिमिलरली इस OH को क्या दिख रहा है, इस OH की मिरर इमेज दिख रही है, इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज दिख रही है, इस ब्रोमीन को ये ब्रोमीन दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो रहा है मैम, सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और क्योंकि बेटा यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया मैम, ये मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है बच्चे मैम, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। क्या यहाँ पे कार्बन में कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्या? कायरल तब होता है जब कार्बन 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हो, क्या ऐसा कुछ है? चलो चेक करें। इधर कार्बन जुड़ा है ब्रोमीन से, इधर हाइड्रोजन से, इधर OH से, इधर कोई दूसरे कार्बन से। हाँ यार चारों सब्स्टिट्यूएंट तो अलग है, यानी ये कार्बन कैसा है मैम, ये कायरल कार्बन है हमारे पास। इसको चेक करें, हाइड्रोजन क्लोरीन, एक कार्बन जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ा है, एक कार्बन जिसमें हाइड्रोजन और OH है, इसमें भी सारे अलग है। यानी ये कार्बन कैसा हो गया, ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन है हमारे पास, दोनों कायरल है। इसको चेकआउट करो, यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा है मैम, ये वाला कायरल है, ये वाला कैसा है मैम, ये वाला भी कायरल है। मतलब यहाँ पे चारों के चारों कार्बन कैसे नजर आ रहे हैं, चारों के चारों कार्बन तुमको कायरल कार्बन नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर तुम मेंशन कर सकते हो ऑल कार्बन सेंटर्स आर कायरल वंस। जितने भी यहाँ पे कार्बन है वो कैसे नजर आ रहे हैं, कायरल कार्बन नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया मीजो कंपाउंड का एक एग्जांपल, एंड सच कंपाउंड्स आर नोन एज मीजो कंपाउंड्स। गॉट इट? तो शॉर्ट में इतना आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को तो मुझे एकदम पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझाइए। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी शुरुआत होती है वहां से जहां से स्टीरियो केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। स्टीरियो केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई थी बेटा? फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे बायोट सेवर्ट, जिन्होंने, अगर फिजिक्स आपके में से किसी के भी पास होगी या 12th में आप लोगों ने बायो सेवर्ट फिजिक्स में लॉ पढ़ा था, तो बायो सेवर्ट आपके जो साइंटिस्ट थे ना, वो किसी चीज पर रिसर्च कर रहे थे। तो उस चीज पर रिसर्च करते करते गलती से इन्होंने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन किया। कैसे डिस्कशन किया? जो हमारे साइंटिस्ट थे बायो सेवर्ट, आप यहाँ पर लिख सकते हो, बेसिकली अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास में हुआ था एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट जो बायो सेवर्ट ने बेसिकली गलती से कर दिया था, और उस एक्सपेरिमेंट से पहली बार ऑप्टिकल एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई। और मैं तुम्हें बताऊं, जब तक ऑप्टिकल एक्टिविटी पता नहीं था हमें, जब तक दुनिया में ऑप्टिकल एक्टिविटी नाम का कुछ नहीं था, तब तक स्टीरियो केमिस्ट्री की दूर दूर तक किसी को कोई मालूम, कोई कुछ नहीं पता था, कोई कुछ इतनी सी भी हमें बेसिकली इसके बारे में आइडिया नहीं था। हमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में आइडिया लगना ही तब शुरू हुआ जब ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कवर की गई। Before the discovery of optical activity, there was no idea of the term stereochemistry.
देयर वाज नो आइडिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरल, कायरलिटी, कुछ नहीं पता था। सबसे पहले शुरुआत ही इस टर्म से हुई, दैट इज योर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट किसके रिगार्डिंग था? ये एक्सपेरिमेंट जो था मैम वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग था। अच्छा, क्या था इस एक्सपेरिमेंट में? इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या? सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अगर हमारे पास में एक सोर्स ऑफ लाइट है तो, अच्छा हमारी धरती पे सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है मैम? हमारी धरती पे सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है सन, सूरज, यानी सन हमारे पास में क्या है? सन के रूप में हमने ले लिया है अपने पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट। क्या लिया बच्चा? मैम ये हमने लिया सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट, बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट का नेचर कैसा होता है मैम? ये ना पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन वाली होती है। सीधी सी बात है भाई, कैसे होगी मैम? ये ना हमारे पास में पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन वाली होगी, जिसका बेसिकली हर तरफ ये हमारे पास जाएगा। एंड यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारे पास ट्यूब है। हमने क्या अज्यूम किया? हमने अज्यूम किया वी आर हैविंग अ ट्यूब, जिससे प्लेन पोलराइज लाइट को हम गुजार रहे हैं। हम किसको गुजार रहे हैं मैम? हम ना प्लेन पोलराइज लाइट को गुजार रहे हैं। अच्छा, प्लेन पोलराइज लाइट को हम शॉर्ट में बोलते क्या है? शॉर्ट में हम इसको पीपीएल बोलते हैं। पीपीएल अगर तुम भूल ना जाओ तो मैं यहां लिख देती हूं। पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इस प्लेन पोलराइज लाइट की वजह से ही ऑप्टिकल एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी। तो प्लेन पोलराइज लाइट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब प्लेन पोलराइज लाइट के बाद हम क्या कर रहे हैं मैम? लेट अस सपोज, हम बेसिकली क्या ले रहे हैं? लेट अस सपोज हमारे पास में एक बीकर है। क्या है हमारे पास में मैम? हमारे पास में एक बीकर है। अब इस बीकर, ये आई थिंक बीकर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेट मी मेक इट वेरी लाइट। अब इस बीकर में क्या भरा हुआ है मैम? इस बीकर में हमारे पास ना सॉल्वेंट भरा हुआ है। इस बीकर में क्या है मैम? ये जो आपने बीकर लिया है ना, इस बीकर में सॉल्वेंट है। अच्छा, सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल होगा? सॉल्वेंट है दैट सिंपली मीन्स आप कह सकते हो कि सॉल्वेंट है दैट मीन्स यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल भी आपको दिखेंगे मैम। और सोल्यूट के साथ साथ मैम, सोल्यूट के साथ साथ हमारे पास में किसके पार्टिकल होंगे? देखो ये सोल्यूट के पार्टिकल है, इसके अलावा क्या होगा? सॉल्यूशन सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट है मतलब हमें ऊपर क्या मिल रहा है? ऊपर हमें रिसीव हुआ है एक सॉल्यूशन। हमें ऊपर क्या रिसीव हुआ है? एक आपको सॉल्यूशन रिसीव हुआ है। बेटा सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है मैम? कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर बना है? सॉल्यूट से, सॉल्वेंट से। यानी जो हमारे सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल हैं, सॉल्यूशन में बेसिकली दो अलग अलग मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। और ये जो तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट है यानी पीपीएल जो है, वो इस सॉल्यूशन से होते हुए गुजरेगी। जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। लेट अस सपोज ये हमारे पास में क्या है मैम? ये आपके फोन की फ्लैशलाइट आपने ऑन करी है। अब मैं इस पानी का एक बॉटल ले लेती हूँ। लेट अस सपोज ये बीकर है जिसमें सॉल्यूशन है, पानी है। अब पानी में सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल है। अब मैं क्या करती हूँ? मैं इस लाइट को इस बॉटल से गुजार रही हूँ। मैंने क्या किया? मैंने इस बॉटल को इस लाइट से गुजारा। अब लाइट क्या कर रही है? लाइट जो है ये वाली लाइट, ये बॉटल को पास करते हुए आगे की तरफ निकल रही है। अब क्योंकि आगे की तरफ निकलती हुई लाइट तुमको दिखेगी नहीं, बट तुम ये फील कर पा रहे हो कि लाइट इसको क्रॉस करते हुए निकल रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये सॉल्यूशन को क्रॉस करते हुए निकल रही है। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स होंगे तुम्हारे पास। क्या फैक्टर होंगे? बहुत ध्यान से सुनो। अब दो चीजें तुम्हारे पास हो सकती हैं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं बेटा? ध्यान से सुनिए। अगर तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट जब इससे गुजर के निकली तो एक तो चीज ये हो सकती है कि वो जैसी थी वैसी की वैसी ही निकल गई, मतलब स्ट्रेट थी, स्ट्रेट की स्ट्रेट निकल गई, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम? यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। हमारी प्लेन पोलराइज लाइट स्ट्रेट थी, स्ट्रेट निकल गई, सीधी साफ सिंपल सी बात, देयर इज नो चेंज। पहला केस तो ये हो सकता है। लेकिन दूसरा केस एक और हो सकता है। कौन सा केस? अगर प्लेन पोलराइज लाइट तुम्हारी रोटेट कर गई तो क्या होगा? ये देखो यहां तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट क्या कर गई है मैम? इधर हमारी प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट कर गई है। अब मैंने कैसे रोटेट करवाई मैम? आपने ना इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाया है। तो क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर सकती है तो बेटा हमारे पास और कैसे रोटेट कर सकती है मैम? आपके पास ना क्लॉकवाइज के जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है। यानी ये रोटेशन क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है, एंटी क्लॉकवाइज भी। अब अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को तुम्हें जूम करके दिखाऊं,
मैं केवल उतने हिस्से को अगर तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो ध्यान से समझना। पहले हमारे पास क्या था, पहले के केस में बेटा जो प्लेन पोलराइज लाइट थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी हमारे पास में, ठीक। अब क्या हुआ मैम, अब आपके पास में बेसिकली एक था हमारे पास में ये सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सोल्यूट सब प्रेजेंट है। अब एक केस यहाँ पर ये होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो कैसे हुई मैम, वो हमारी सीधी की सीधी ही रही, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ। और दूसरा केस ये होता है कि ये चेंज हो गया इसमें, यानी पहला तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई। पहली चीज क्या मैम, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकती है। और दूसरी चीज क्या होगा मैम, दूसरी चीज यहां पर ये होगी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकती है। कैसे रोटेट हो सकती है मैम, ये क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है, वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट में कोई चेंज नहीं आया, ये एज इट इज रही, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, दैट सिंपली मीन्स कि तुम यहाँ पे जो कंपाउंड ले रहे होगे वो कंपाउंड तुम्हारा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को कोई भी चेंज नहीं करवा पाया, स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहा, कोई चेंजेस नहीं हुए प्लेन पोलराइज लाइट में। तब आपके पास में क्या होगा मैम, तब जो कंपाउंड होंगे तुम्हारे पास, वो कंपाउंड कैसे होंगे, वो कंपाउंड होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। उन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास सॉल्वेंट ने या आपके कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया, तब आपके कंपाउंड्स क्या होंगे, तब आपके कंपाउंड्स होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। और इस फिनोमिना को कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी अगर हमारा प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है, देन उन कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। बताइए क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हैं क्या, जल्दी जल्दी बता दो, क्या ये चीजें आपको क्लियर हैं, क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। आई थिंक ये चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। तो हम सिंपली इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, if any molecule or compound rotates the plane polarized light, either clockwise or anti-clockwise, तो हम क्या बोलेंगे, हम सिंपली बोल देंगे कि सच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। यहां पर लिख दीजिए बस, सच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे होंगे बेटा ऐसे कंपाउंड्स मैम, ऐसे कंपाउंड्स हमारे ना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे मैम, इस पूरे फिनोमिना को हम बोल देंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। आई थिंक ये डेफिनेशन एंड बाकी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। डन। तो जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। लिख दीजिएगा, इफ एनी कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, if any compound is optically active, then plane of symmetry को बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में पीओएस ही बोलते हैं जनरली, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में पीओएस बोला, सेंटर ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में सीओएस बोलते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, इफ एनी कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव देन पीओएस एंड सीओएस मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। यानी यहां पर ना तो पीओएस प्रेजेंट होंगे ऐसे मॉलिक्यूल में, ना ऐसे मॉलिक्यूल में सीओएस प्रेजेंट होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं मैम, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स बोल देंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई। हमसे सवाल पूछा था व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये हमारे पास में क्या होती है मैम, ये हमारे पास में बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर कभी सवाल आए आराम से लिख के आ जाइएगा। चलो अगला सवाल है व्हाट इज रेसिमाइजेशन। अच्छा ये बताइएगा क्या होता है ये रेसिमाइजेशन, क्या है ये रेसिमाइजेशन। मैम रेसिमाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हमें कभी भी किसी कंपाउंड में
कोई एक इनेंशियोमर या डायस्टीरियोमर ना मिलके दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर बनने के इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन बोलेंगे। तो भाई अगर हमें रेसिमाइजेशन बताना है कि रेसिमाइजेशन क्या होता है, तो बताइएगा रेसिमाइजेशन के लिए मैं क्या लिखूं? व्हाट इज रेसिमाइजेशन? मैम बहुत इजीली आप बता चुके हो, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर रेसिमिक मिक्सचर बनाता है तो इसके बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? मैम वो कहलाएगा रेसिमाइजेशन। तो हम लिखेंगे रेसिमाइजेशन इज द प्रोसेस बताइएगा रेसिमाइजेशन क्या होता है? मैम रेसिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू इट्स रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड into a racemic mixture। यानी अगर हम एक रेसिमिक मिक्सचर बना ले रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मैम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोल दिया जाता है रेसिमाइजेशन, विच कंटेन अ इक्वल मिक्सचर ऑफ टू आइसोमर्स। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि विच कंटेन एन इक्वल मिक्सचर ऑफ, अच्छा ये इक्वल मिक्सचर बेटा होता किस किस का है? मैम इक्वल मिक्सचर का मतलब है यहाँ पे ना 1:1 का मिक्सचर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं मैम? इक्वल मिक्सचर यानी 1:1 का मिक्सचर होता है ऑफ इट्स टू इनेंशियोमर्स, ऑफ इट्स टू इनेंशियोमर्स, यानी हमारे इसके दो इनेंशियोमर्स का बेसिकली मिक्सचर होता है। लेट अस सपोज कि हमारे पास में क्या बन रहा है मैम? इक्वल परसेंटेज में R बन रहा है और इक्वल परसेंटेज में S बन रहा है। तो जब इक्वल परसेंटेज में R और इक्वल परसेंटेज में S मिला, इसको हम बोलते हैं इक्विमोलर रेशियो। इसको बोला जाता है इक्विमोलर रेशियो, यानी दोनों का सेम रेशियो अगर हमें मिला तो इससे बनने वाले मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इससे बनने वाले मिक्सचर को मैम हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? मैम इसको हम बोलेंगे बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? मैम इस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा रेसिमाइजेशन। तो हम सिंपली क्या नाम दे देंगे? मैम सिंपली आप इसको बोल दीजिए रेसिमाइजेशन। यानी अगर हमें इक्वल परसेंटेज ऑफ R और इक्वल परसेंटेज ऑफ S मिल रहा है, इसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? मैम इस पूरे फिनोमिना को हम रेसिमाइजेशन बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आई थिंक इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये हमने कर लिए 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और अब हम फाइनली मूव ऑन करने जा रहे हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जिसमें मैं 2 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी इस तुम्हें यूनिट के जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने के फुल चांसेस रख रहे हैं। जिसमें से पहला हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, आइसो इनेंशियोमर्स डायस्टीरियोमर्स इस प्रकार के सभी आइसोमर्स को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बेसिकली स्टीरियो में एक टॉपिक आता है रिलेशंस नाम का। रिलेशंस हमें समझाने हैं हर एक प्रकार के हर एक कंपाउंड के। देखो रिलेशंस कैसे समझाते हैं। लेट अस सपोज आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, लेकिन दो कंपाउंड हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। फिर से सुनिएगा कि दो कंपाउंड हैं, दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिस्पाइट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के स्ट्रक्चर क्या है मैम? दोनों के स्ट्रक्चर बेसिकली अलग अलग है। तो लेट अस सपोज हम क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे अब देखो मैं पूरा प्रॉपर तुम्हें लिखूंगी नहीं, एक एक चीज थ्योरेटिकली नहीं लिखूंगी, थोड़ा सा मैं टेबुलर फॉर्म में आपका ये नोट्स बना के दूंगी। इनको कंप्लीट थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैंने हर एक यूनिट में, अभी तक हमारी 4th यूनिट चल रही है, हर एक यूनिट में मैं तुमसे यही कह रही हूँ कि लॉन्ग आंसर के केस में मैं हर एक चीज तुमको शॉर्ट शॉर्ट में क्रिस्प शॉर्ट एंड हाईलाइटेड वर्जन लिखवा दूंगी। इसको अपने हिसाब से इलैबोरेट करना, लॉन्ग में कन्वर्ट करना आपका काम है। हाँ बस पॉइंट सारे होंगे, एक एक चीज एक एक हाईलाइटेड पॉइंट तुमको सब मिलेगा, इसको इलैबोरेट करने का काम तुम्हारा है। तो हमें क्या गिवन है? हमें बेसिकली मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो गिवन है।
मान लो कोई एक मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है और एक मोलिकुलर फॉर्मूले से क्या प्रेजेंट है मैम, मोलिकुलर फॉर्मूला तो एक है, लेकिन इस मोलिकुलर फॉर्मूले ने दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं मैम? मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, लेकिन इस मोलिकुलर फॉर्मूले ने क्या बनाए हैं मैम? इस पर्टिकुलर फॉर्मूले ने दो डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या बना के दिए हैं? स्ट्रक्चर्स बना के दिए हैं। मतलब जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज 1 and 2, और 1 and 2 दोनों के ही मोलिकुलर फॉर्मूले कैसे हैं? सेम है। पूरा मैं टेबल बना के दिखाऊंगी तुम्हें अभी। हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर मिले हैं? 1 and 2, और दोनों में ही क्या है मैम? दोनों में ही जो हमारे मोलिकुलर फॉर्मूले हैं ना वो कैसे हैं? बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे मैम? अगर हमारे पास में दो कंपाउंड हैं, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले सेम है, तो इनको क्या बोला जाता है बेटा? इनको बोला जाता है आइसोमर्स। यानी ये क्या हो गए हैं? ये बेसिकली हमारे पास आ गए हैं आइसोमर्स। हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनको क्या बोला जाएगा? ये आइसोमर्स कहलाते हैं, जिसमें दो कंपाउंड हैं, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले सेम है, बट दोनों के यहाँ पे क्या हो जाएंगे? स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। इनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। अब हम इनमें क्या चेक करते हैं? अब मैम आप इनमें चेक करिए अबाउट द सुपर इम्पोजिबिलिटी। हम किसके बारे में चेक करेंगे अभी? अभी मैम आप जरा चेक कर दीजिए अबाउट द सुपर इम्पोजिबिलिटी, यानी क्या ये लोग एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल होंगे या नहीं होंगे। मतलब क्या ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल होंगे या फिर कैसे होंगे, या मैम नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। अब ये दोनों चीजें बेटा हमें देखनी है कि वेदर ये जो दो कंपाउंड है वो सुपर इम्पोजेबल होंगे या फिर सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। अब तुम्हारे पास कितने रास्ते हैं मैम? हमारे पास बेसिकली अभी दो रास्ते हैं। कौन कौन से दो रास्ते हैं? ये सुपर इम्पोजेबल हो भी सकते हैं मैम, और ये सुपर इम्पोजेबल मैम नहीं भी हो सकते हैं। अब तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सुपर इम्पोजेबल हो, लेकिन एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सुपर इम्पोजेबल ना हो। अगर तो आपके ये जो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, सुपर इम्पोज मतलब जैसे मेरा एक ये वाला हाथ है और ये मेरा ये वाला हाथ है, दोनों हाथ ऐसे रख दूं, थंब के पास थंब आ रहा है, फिंगर्स को फिंगर सुपर इम्पोज कर रही है। व्हाट इज दिस मैम? दिस इज सुपर इम्पोजिबिलिटी। यानी अगर बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल होंगे तो क्या होगा? तो मैम इनको बोला जाता है होमोमर। अगर ये दोनों आइसोमर एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है मैम? इनको या तो हम होमोमर्स बोल सकते हैं, या हम इनको आइडेंटिकल बोल सकते हैं, या होमोमर बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिकल। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर दो कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूले सेम है एंड दे आर सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, तो इनको हम बोलते हैं होमोमर्स या फिर आइडेंटिकल। बट अगर ये सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, जैसे कि अगर बन जाता है तुम्हारा ये वाला फिनोमेना, इस फिनोमेना में क्या हो गया? इस थंब को ये थंब नहीं दिख रहा है, सुपर इम्पोजेबल नहीं कर रहा है, तो व्हाट इफ ये इनका सुपर इम्पोजेबल नहीं हो रहा है, तो क्या होंगे मैम? अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हुए, अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हुए तो इनको क्या बोला जाएगा? तो भी इनको वही सेम चीज बोली जाएगी, दैट इज आइसोमर्स। मतलब अगर तो ये सुपर इम्पोजेबल है तब ये कहलाएंगे होमोमर या आइडेंटिकल, लेकिन अगर ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के साथ में नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी दिखाएंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे? तो मैम इनको हम वही सेम आइसोमर्स बोल देंगे, फर्दर इनको हम और कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक, ये हमने किसका क्लासिफिकेशन देखा? इनका। अब हम देखते हैं बेटा आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन। सुपर इम्पोजेबल, होमोमर्स, आइडेंटिकल सब समझ गए। अब हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं किसका? आइसोमर्स का। अब आपके मन में आएगा कि मैम जरा बता दीजिए आइसोमर्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द आइसोमर। अब सबसे पहली बात तो तुम ये सुनो कि जब हम आइसोमर को क्लासिफाई करते हैं तो पता है किस बेसिस पर करते हैं? उनके एटम टू एटम कनेक्टिविटी के बिहाफ पर करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम सिंपली लिख सकते हैं कि इनका जो बेसिकली क्लासिफिकेशन हो रहा है वो हो रहा है एटम टू एटम कनेक्टिविटी के आधार पर। यानी जो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आइसोमर्स हैं उनकी एटम टू एटम कनेक्टिविटी का क्या सीन है? क्या उनकी एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है या सेम नहीं है? उनकी एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट है? ये चीजें बेसिकली हमें देखनी होती है। अब हमें देखना है कि क्या ये एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है या फिर सेम कैसी है मैम? नहीं सेम है। तो ये दो हमारे पास में क्या आ गई है मैम? दो हमारे पास में पॉसिबिलिटी आई है कि वेदर दे आर सेम एटम टू एटम कनेक्टिविटी और नॉट। अब देखो यहाँ पर हम ध्यान से समझते हैं, अगर तो इनकी एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है तो क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, अगर इनकी एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम होती है तो इनको नाम दिया जाता है स्टीरियो आइसोमर्स का। क्या नाम देंगे बेटा इनको? मैम हम इनको नाम देंगे बेसिकली
स्टीरियो आइसोमर्स। अगर इनकी एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम होगी तो हम इनको क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। और अगर इनकी एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, और आइसोमर्स के ही केस में अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी आपकी सेम है तो बेटा ये आपका स्टीरियो आइसोमर्स होता है। बट अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम नहीं है तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? अगर जो आपका स्टीरियो आइसोमर्स है उसमें क्या होता है मैम, यहाँ पर भी आप दो चीजें देखोगे, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज है या नहीं है। तो जब जब तुम्हारी स्टीरियो आइसोमर होगी तब तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैम स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होती है। सिंपली लिख लो, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंजेस हेयर। अच्छा, ये स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब क्या है, चलो बताती हूँ। लेट अस सपोज ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों CH3 को अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है, ठीक है। या एक और मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया है, दोनों CH3 को सेम डायरेक्शन में लिखा है। अब ध्यान से देखना, अगर तुम्हारे पास में सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है मैम, इसको बोला जाता है ट्रांस। और अगर आपके सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है मैम, इसको बोला जाता है सिस। तो ये जो सिस और ट्रांस दिख रहा है वो तुमको क्या दिख रहा है, ये स्पेशल अरेंजमेंट दिख रही है। और एक की स्पेशल अरेंजमेंट हमारे पास सिस है, दूसरे की स्पेशल अरेंजमेंट ट्रांस है, यानी ये इनकी स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट में लाई कर सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। इज दैट क्लियर? इनको क्या बोला जाएगा मैम, दे आर नोन एज द स्टीरियो आइसोमर्स। गॉट इट? अगर हम वहां पे बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की, तो ये किस हिसाब से पाए जाते हैं मैम, दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो अच्छे से तो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, इनमें क्या मिलने वाला है हमें, इनमें हमें मैम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिसीव होते हैं। तो जितने भी तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिलेंगे उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिसीव होंगे। मैम एक दो एग्जांपल बता दीजिए, तुमने सिलेबस में पढ़ रखा है, जैसे कि तुम्हारा पोजिशनल आइसोमर्स है ना, पोजिशनल आइसोमर्स के अलावा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, इन सबको क्या बोला जाता है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के ही एग्जांपल है। डन? तो ये हमने किसका डिफरेंशिएशन, किसका क्लासिफिकेशन देख लिया, आइसोमर्स का। अब हम किसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, अब मैम आप क्लासिफिकेशन दिखा दीजिए पर्टिकुलरली स्टीरियो आइसोमर्स का। तो अब हम किसको क्लासिफाई करेंगे, अब मैम आप क्लासिफाई करोगे स्टीरियो आइसोमर्स को। चलिए जल्दी जल्दी से हम स्टीरियो आइसोमर्स को भी क्लासिफाई कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं कि भैया ये स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास में क्या बला है। तो देखो, सबसे पहले तो स्टीरियो आइसोमर सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन, अभी अभी बताया था नॉन सुपर इम्पोजेबल। यहां पर लिख दो, ये कैसे होंगे मैम, ये बेसिकली नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, एक दूसरे पे बिल्कुल भी सुपर इम्पोज नहीं करते भाई। जो सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे, अगर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाएंगे तो क्या वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे? नहीं यार, वो तो आपके होमोमर्स हो जाएंगे ना। तो ये कैसे होते हैं, ये हमारे पास में नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसके साथ साथ इनकी एटम टू एटम कनेक्टिविटी मैम सेम रहती है। डिफरेंट तो अभी अभी हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल वालों की होती है, इनकी कैसी रहती है, इनमें मैम एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम होगी। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है बेटा मैम, यहाँ पर्टिकुलरली ना हमारी जो एटम टू एटम कनेक्टिविटी आती है वो बिल्कुल ही सेम आने वाली है। दूसरी चीज, यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट बेटा चेंज हो जाएगी। देखो अभी अभी तुमने देखा एटम टू एटम कनेक्टिविटी तो भैया यहाँ पर सेम है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट क्या हो जाती है मैम, चेंज हो जाती है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो दैट स्पेशल अरेंजमेंट चेंजेस। हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंपली लिख दो कि यहाँ पर क्या हो जाने वाला है मैम, यहाँ ना हमारी जो स्पेशियल अरेंजमेंट हो जाएगी वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी होगी। सो ये तीनों पॉइंट तुमको स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में याद रखने हैं। स्टीरियो आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम रहती है, स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। अब हम इनका क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन। और इनका जो मैं तुम्हें क्लासिफिकेशन दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेजेस, कि ये लोग एक दूसरे के मिरर इमेजेस रहेंगे या नहीं रहेंगे।
और अब यही तुम पहली बार इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर के बारे में पढ़ोगे। हम ये क्लासिफिकेशन मिरर इमेजेस के बेसिस पर देख रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज तो क्या मैम, सबसे पहली चीज तो अगर क्या ये हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा या नहीं, क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ये होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज यहां पर भी हमें यही देखनी है कि क्या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे कि नहीं। अब देखो एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं मैम, एक तरफ आप लिख लीजिए बेसिकली कि ये हमारे पास में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, और एक तरफ लिख लेते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं है। फिर देखेंगे दोनों में क्या आंसर आएगा। एक, जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तब क्या, दूसरा जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है तब क्या। अगर तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, स्टीरियो आइसोमर्स अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड मिरर इमेजेस हैं तो इनको बोला जाता है इनैंशियोमर्स। क्या बोला जाता है इनको मैम, इनको बोला जाता है इनैंशियोमर्स। बहुत ध्यान से समझना, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं सो दे आर नोन एज अ इनैंशियोमर। बट अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस हैं, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल तो है ही बट नॉन मिरर इमेजेस भी हैं, तो इनको क्या बोलेंगे मैम, इनको हम बोलेंगे डायास्टीरियोमर्स। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर तो सुपर इम्पोजेबल मिरर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं तो इनैंशियोमर, एंड अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस हैं तो क्या हो जाएंगे मैम, ये डायास्टीरियोमर हो जाएंगे। बता दो भैया ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, इज इट क्लियर और नॉट। चलो एक तुम्हें मैं एग्जाम्पल करवाऊं, एक एग्जाम्पल के थ्रू करवाऊं ये सारी चीजें। लेट अस सपोज यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल करवाती हूँ। अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ आपका है COOH, और यहाँ भी तुम्हारे पास में क्या है मैम, इधर भी हमारा COOH है। अब एक और मैं बनाती हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर है COOH, इधर है COOH, इधर है हाइड्रोजन और इधर है हाइड्रोजन। लेट अस से दोनों के बीच में हमने क्या पास कर दिया मैम, लेट अस से हमने दोनों के बीच में बेसिकली एक मिरर पास कर दिया। क्या पास किया हुआ है मैम, आपने ना दोनों के बीच में एक मिरर पास किया है। बताना बेटा कि ये क्या होंगे बेसिकली, क्या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। देखिए मैम, आपको ना हाइड्रोजन को हाइड्रोजन की मिरर इमेज दिख रही है, बिल्कुल सही। COOH को COOH की भी मिरर इमेज दिख रही है, बिल्कुल सही। कार्बन को इस कार्बन की दिख रही है, इस कार्बन को इस कार्बन की दिख रही है। लेकिन मैम ध्यान दीजिए, इधर हाइड्रोजन है उधर कार्बोक्सिलिक है, इसको इसकी मिरर इमेज नहीं दिख रही, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये कैसा होने वाला है मैम, ये होने वाला है नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस। और अगर हमें कुछ ऐसा मिलता है जो ना तो सुपर इम्पोजेबल होता है ना तो मिरर इमेजेस होंगे, तो ये दोनों कंपाउंड कैसे निकलेंगे मैम, ये दोनों कंपाउंड निकलेंगे डायास्टीरियोमर्स। कैसे हो गए बेटा ये मैम, ये दोनों के दोनों हमारे पास में डायास्टीरियोमर्स की कैटेगरी में आ गए हैं। बताना बेटा, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। क्या आपको समझ में आया किस तरीके से डायास्टीरियोमर की कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज ही नहीं मिल रही थी, इसको इसकी मिरर इमेज ही नहीं मिल रही है, तो जब एक मिरर इमेज हमें मिल ही नहीं रही है तो ये कैसा आ जाएगा मैम, ये बेसिकली डायास्टीरियोमर की कैटेगरी में आ जाएगा, और ये कंपाउंड डायास्टीरियोमर हो गया। तो ये बेसिकली हमने पूरा का पूरा रिलेशंस देख लिया है। इसी को तुम एकदम ढंग से इलेबोरेट करके आ सकते हो, और सेम यही डायग्राम, सेम यही फ्लो चार्ट अपने एग्जाम में भी बना के आ सकते हो। कलर्ड फ्लो चार्ट बनाना डिफरेंट पेन्स का यूज करके, ट्रस्ट में पूरे नंबर मिलेंगे, और थोड़ा सा अच्छे से बस इलेबोरेट करके आंसर दीजिएगा। चलो ये तो हमने समझ लिया। अब हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमसे सवाल में कह रहा है, बताइए मैम RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, किस तरीके से RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो ध्यान से सुनो, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए पहली बात तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं, इन रूल्स को बोला जाता है CIP रूल्स, कान इनगोल्ड प्रीलोग रूल्स। तो हम लिखेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे क्या लिखेंगे मैम, सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो, for the RS configuration, for the RS configuration, we have to follow some rules. That is also known as
CIP रूल्स, उसको हम क्या बोलते हैं मैम? उसको ना हम CIP रूल्स के नाम से भी जानते हैं। CIP रूल का मतलब क्या होता है बेटा? इनका मतलब होता है कान इनगोल्ड प्रीलोग रूल्स। ये कान इनगोल्ड और प्रीलोग कौन थे भाई? मैम ये कान इनगोल्ड एंड प्रीलोग नाम के 3 साइंटिस्ट थे, जिन्हीं के नाम पे इनको क्या बोला जाता है मैम? जिसके नाम पे इनको शॉर्ट फॉर्म में हम CIP रूल बोलते हैं। कान इनगोल्ड प्रीलोग 3 साइंटिस्ट थे, तीनों ने मिलकर आपको बेसिकली कुछ रूल्स दिए और उन्हीं रूल्स के हिसाब से आप आगे की बेसिकली RS कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें उन रूल्स को जानना पड़ेगा कि कौन कौन से रूल्स थे, क्या हमारे पास में CIP रूल्स होते हैं। तो चलो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दो CIP रूल्स। ये रूल्स तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर तो लॉन्ग में आया तो ये रूल्स जरूर पूछा जाएगा, जरूर ये रूल मेंशन करके आइएगा। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि डायरेक्टली कोई कंपाउंड दे दिया जाए और बोला जाए बताओ R कॉन्फ़िगरेशन का होगा या S, तो वो तुम तभी कर पाओगे जब इन रूल्स को समझोगे। तो पहले तो इन रूल्स को समझना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है देखो, CIP रूल में सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा किसी कंपाउंड का, उतनी ज्यादा उसको प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी मतलब देखो, जैसे कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन कोई एक दोस्त ऐसा होगा जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा, उसको तुम ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें यही करना है। यहाँ पे भी बहुत सारे एटम होंगे, हम एटम को प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, ऐसे करके। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा। तो पहले यहाँ पे लिखो, हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं? मोर द एटॉमिक नंबर, more the atomic number, more priority will be given. More priority will be given. मतलब मैम जितना ज्यादा हमारे पास में एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही ज्यादा हम प्रायोरिटी दे रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है मैम? आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भी आयोडीन को देंगे और सबसे कम प्रायोरिटी फ्लोरीन को देंगे। तो ये हमारे पास में पहला रूल हो गया कि जितना ज्यादा आपका एटॉमिक नंबर आएगा ना, आप क्या करोगे? हम उतनी ही ज्यादा उसको प्रायोरिटी देंगे। ये हमारा पहला रूल आ गया। इसका मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल करके दिखाऊं? एक एग्जाम्पल करूं इसका? देखो, ये आपके पास में कार्बन है और इससे जुड़ा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे मैम? जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा आप उतनी ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमने आयोडीन को दे दी। फिर किसको देंगे? ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, और फिर किसको देंगे? 4, यानी फ्लोरीन को। और यहाँ पे रोटेशन होती है। फिर क्या होती है मैम? प्रायोरिटी दे दी, अब आपका रोटेशन होगा, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके हमारा रोटेशन होता है। बेटा ध्यान से सुनना, ये देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके क्या हुआ? हमारा रोटेशन हुआ। आप ध्यान से सुनना, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर तो तुम्हारी ये रोटेशन कैसी हो रही है मैम? अगर हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज है तो पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बहुत ही ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है तो ये आपका हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन से कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा मैम? फिर ये हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसको भी ध्यान से देखना, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमारी रोटेशन कैसी है मैम? अगर हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो बेटा ये कैसा हो जाएगा? तो मैम ये आर कॉन्फ़िगरेशन ना हो करके हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से तुम्हें समझना है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखोगे? घड़ी की सुई की दिशा के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे है 1, लेट अस सपोज इस टाइम पे घड़ी में 4 बज रहा होता है, तो 4 के बाद क्या बजेगा? उल्टा तो चलेगा नहीं, 4 के बाद बजेगा 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब ये डायरेक्शन कैसी है मैम? ये हमारे पास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्योंकि क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा मैम? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर। क्या ये बात समझ में आई? तो हम बेसिकली क्लॉकवाइज रोटेशन करवाई और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? आर। ठीक है, तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल तब होता है अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम आ जाए। मान लो 2 एटम है, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम आ जाए, बताओ अब हम क्या करें? तो सेकेंड रूल हमारे पास हो जाएगा
if the atomic number is same, देखो अगर तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर सेम हो गया है तो बताइए क्या करेंगे मैम, देन कंपेयर द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम, उसका अगला जो एटम है भाई उसका एटॉमिक नंबर कंपेयर कर लो। हम सिंपली लिखेंगे देन कंपेयर द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम। हम सिंपली क्या कर लेंगे मैम, सिंपली जो हमारा अगला एटम दिया होगा हम उसका एटॉमिक नंबर कंपेयर कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा मैम, इसके बाद बेसिकली हमारा कंपाउंड बेसिकली पता चल जाएगा कि क्या है, यानी जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी। अगर एटॉमिक नंबर एक बार हमें नहीं पता चल पाया है तो हम उसके आगे वाले कंपाउंड का एटॉमिक नंबर देखेंगे। डन, ये हमारे पास में बेसिकली सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग चीजें होती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर्थ पोजीशन ऑलवेज बी अवे फ्रॉम यू। याद रखना फोर्थ पोजीशन कैसी रहेगी, जो फोर्थ पोजीशन होगी वो हमेशा हमसे अवे होनी चाहिए। अवे का मतलब मैम, अवे का मतलब है डैश लाइन पे होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि फोर्थ पोजीशन अवे ना हो करके टू वर्ड्स है, अगर तुम्हें ये कंडीशन मिल गई कि फोर्थ पोजीशन अवे ना हो करके मतलब डैश पे ना हो करके वेज पे है, तो तुम क्या करोगे यहाँ, तो तुम एक चीज यहाँ पे कर सकते हो, क्या चीज, रोटेशन ऑफ मोलिक्यूल। फिर तुम यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, दैट इज रोटेशन ऑफ मोलिक्यूल, यानी हम तब मोलिक्यूल को रोटेट कर लेंगे। अपने मोलिक्यूल को रोटेट करो, वापस से उसको डैश वेज से डैश पे लेकर आओ और फिर तुम इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ये चीज बेसिकली हम करेंगे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इस तरीके से हम बेसिकली क्या करेंगे, इस तरीके से हम मूव ऑन करेंगे। अगर तो डैश पे आ रही है तो बढ़िया, वेज पे आ रही है अगर, तो हम क्या करेंगे मैम, हमेशा ध्यान रखेंगे कि फोर्थ पोजीशन डैश पे ही आनी चाहिए। इसी तरीके से हम आरएस क्या करेंगे, निकालेंगे। अच्छा, अगर तुम्हारे पास में मल्टीपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, अगर तो तुम्हारे पास में मल्टीपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाली फिनोमिना आ गया, तो हमेशा याद रखना प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी हमेशा रियल एटम को ज्यादा देंगे एज कंपेयर्ड टू फैंटम एटम्स। फिर से मेरी बात सुन लो, प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे मैम, इस ऐसे वाले केस में हमेशा हमें याद रखना है कि रियल एटम्स को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू फैंटम एटम्स। जब जब आपके पास में मल्टीपल बॉन्ड आएगा, रियल एटम इज मोर प्रायोरिटाइज एज कंपेयर टू फैंटम एटम्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार जल्दी से यहाँ तक कमेंट कर दीजिएगा, क्या यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? अच्छा, एक और बार मैं प्रायोरिटी के बारे में थोड़ा बता दूं। मान लो आपको एक तरफ सिस दिया हुआ है, एक तरफ ट्रांस दिया हुआ है, बताना मुझे आर और एस के लिए किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। हमेशा याद रखना, अगर हम क्या निकाल रहे हैं, आर एस निकाल रहे हैं, सिस और ट्रांस में से हमेशा सिस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू ट्रांस। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे एक तरफ ई दिया हुआ है, एक तरफ जेड दिया हुआ है, बताना भाई किसको प्रायोरिटी दोगे। याद रखना ऐसे केस में हम जेड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू ई। डन। और अगर एक तरफ आर है एक तरफ एस है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे मैम, हम आर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू एस। गॉट इट? तो इस तरीके से हम बेसिकली आरएस नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब ये बात तुम मुझे बता देना कि क्या तुम लोगों को आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड सवाल चाहिए? क्या आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स लेकर आऊं और अलग अलग कंपाउंड्स में तुमको आरएस नॉमेनक्लेचर निकालना सिखाऊं? अगर तुम में से किसी भी बच्चे को ऐसा चाहिए कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स लेकर आऊं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट आरएस तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं साथ में यहाँ पे, तो आप मुझे बता सकते हो। एंड ये भी मुझे बता देना कि बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए आपको, आपको बेसिक से समझना है या एडवांस लेवल का। तो अगर मुझे थोड़े ज्यादा बच्चों के कमेंट मिलते हैं तो मैं इंडिविजुअल इन क्वेश्चंस पे एक लेक्चर लेके आ सकती हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने तुम्हें डिटेल में पूरी थ्योरी समझा दी है कि क्या होता है हमारा सीआईपी रूल, किस तरीके से हम बेसिकली नॉमेनक्लेचर करेंगे और कैसे आरएस किसको ज्यादा प्रायोरिटी किसको कम प्रायोरिटी देते हैं। इसी चीज को इलेबोरेट करके लिख के आना एग्जाम में। दूसरी चीज, कंपाउंड 1 2 3 जरूर बता देना अपने एग्जाम में एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, एंड दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इसके साथ तुम्हारी इस यूनिट के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस, सभी लॉन्ग क्वेश्चंस, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी तुमको रिक्वायर्ड होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जरूर से आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगी। अगर मुझे ज्यादा बच्चों के कमेंट्स दिखते
हैं तो, एंड अगर आप सीरियस हैं तभी कमेंट्स करिएगा। ओके, देन दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मिलते हैं अब आपसे अगले सेशन में, जो हमारी आखिरी यूनिट रह गई है उस आखिरी यूनिट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।